हम कुछ बात करेंगे इस हवाले से कि सिंध के वज़ीर इत्तलात सईद गनी ने कहा है कि सूबे में हल्का बंदियों पर तेज़ी से काम कर रहे हैं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने ये बताया कि सूबे में बल्दियाती इंतखाबात हम करवाना चाहते हैं। बहरहाल ताख़ीर हुई है, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि यहाँ पर बिल्कुल नहीं, उनका नई हल्का बंदियाँ जब वो होंगी तो ही इंतखाबात होंगे। और उम्मीद ये भी है कि 4 से 6 माह में बल्दियाती इंतखाबात करवा देंगे, ये कहा है। और सूबाई वज़ीर ने मज़ीद ये भी कहा कि प्राइस कंट्रोल सूबे की जिम्मेदारी है, लेकिन पेट्रोल महंगा होगा तो उसके साथ खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने कहा कि महंगी होंगी। उनका गंदम की किल्लत हो तो फिर सूबा क्या करेगा, तो ये बात कर रहे थे सईद गनी साहब। हम इस सारे मामलात पर बात करेंगे। सूबाई वज़ीर हैं इम्तियाज़ शेख साहब। इम्तियाज़ शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। इम्तियाज़ शेख साहब, पहले तो हम बात कर लेते हैं ये जो हल्का बंदियों का मामला है, बल्दियाती इंतखाबात का मामला है। पीपल्स पार्टी गुज़श्ता मरदमशुमारी को मुतनाज़ा समझती है, ये बात दुरुस्त है, और बल्दियाती इंतखाबात में बड़ी रुकावट भी समझती है। लेकिन इसके बावजूद कौमी और सूबाई ज़िमनी इंतखाबात में तो आप लोग हिस्सा लेते रहे हैं। अगर उसमें हिस्सा लेते रहे हैं, वो इलेक्शन होते रहे हैं, तो बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर क्यों ताख़ीर की जा रही है? देखिए जी, बिल्कुल मुतनाज़ा समझती है, और उसका जो कानूनी तरीक़ाकार है वो भी हमने अपनाया हुआ है। हम समझते हैं कि मरदमशुमारी जो थी वो सही नहीं हुई थी, और सिंध की आबादी को मतलब पूरी तरह से गिनती नहीं किया गया था। इस वजह से हमने उस पर एतराज़ किया था, और CCI के मीटिंग्स में हमने इसको, हमारे वज़ीर आला सिंध ने इस मसले को उठाया। और फिर जब वहाँ भी मतलब उसको न माना गया, तो जो कानून और आइन के मुताबिक जो अगला कदम था कि हमने जॉइंट पार्लियामेंट का सेशन कॉल करने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को दरख्वास्त दी, और ये आइन के मुताबिक है कि जॉइंट सेशन बुला के इस मसले को डिस्कस करके उसका फैसला किया जाए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतना अरसा गुजरने के बावजूद कौमी असम्बली का और जॉइंट सेशन सेनेट का नहीं बुलाया जा रहा, और ये इतना मसला। लेकिन हम सियासत के मैदान को अकेला तो नहीं छोड़ सकते, खाली नहीं छोड़ सकते। इस वजह से हमने पहले भी मतलब इलेक्शन में हिस्सा लिया था, और ये भी हमने अंडर प्रोटेस्ट हिस्सा ले रहे हैं। और हमारा मुतालबा अभी भी वही है कि हम उन जो नताइज थे सेंसस के, हमने उनको तस्लीम नहीं किया था, अभी भी तस्लीम नहीं करते। लेकिन क्योंकि पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स में जब इलेक्शंस होते हैं तो उसकी एक अहमियत होती है, सीटों की अहमियत होती है। हम इस अरीना से, पॉलिटिकल अरीना से बाहर नहीं रह सकते, तो हमने अंडर प्रोटेस्ट उसमें हिस्सा लिया था। और अभी भी हमने मतलब उनको इलेक्शन कमीशन को यही कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए हम तैयार हैं, और लेकिन हमने अपना वही मौक़िफ़ उनके सामने भी दोहराया है। जॉइंट पार्लियामेंट का इजलास बुला के इसका फैसला किया जाए। लेकिन डेफिनेटली अगर यहाँ भी होगा तो हम इलेक्शन में हिस्सा ज़रूर लेंगे, क्योंकि हम पॉलिटिकल अरीना खाली नहीं छोड़ सकते। आटे की कीमत को लेकर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध के मुताबिक तो हुकूमत गंदम के बहरान से मुबर्रा है, फिर भी क्या वजह है कि गंदम ज़ख़ीरा होने के बावजूद अवाम महंगा आटा ख़रीद रहे हैं? देखिए जी, सिंध में आटा महंगा नहीं है। सिंध में आटा अपनी किसी कीमत पे बिक रहा है, जो कि मतलब गवर्नमेंट ने की है, और यहाँ आटे की भी कोई कमी नहीं है, और गंदम की भी कोई कमी नहीं है। ये तो मसला वफाकी हुकूमत ने पैदा किया है, और पूरे मुल्क में इस वक्त महंगाई है। अगर मान भी लें कि यहाँ महंगाई, तो फिर पंजाब में क्यों महंगाई है, KP में क्यों महंगाई है, फिर बलूचिस्तान में आटा और गंदम क्यों महंगी है। तो ये पूरे मुल्क का फिनोमेना है, जो कि PTI की गवर्नमेंट ने पूरे मुल्क में फैला दिया है। उन्होंने महंगी गंदम और कम अच्छी क्वालिटी की गंदम नहीं मंगाई बाहर से, नंबर 1। और नंबर 2 मतलब मिस मैनेजमेंट है उनका, जिस तरह बाकी सेक्टर्स में उन्होंने मिस मैनेज किया है चीज़ों को, अपनी पॉलिसीज़ को। तो ये फूड के लिए हवाले से भी मैं समझता हूँ कि मिस मैनेजमेंट है, और गवर्नेंस का शदीद इशू है। उनके पास ना टीम है, ना उनके पास कोई पॉलिसी है। आप बातें तो बड़ी करते थे कि जी हमारे पास पूरी टीम मौजूद है, हम ये कर लेंगे, लेकिन आप देख लें हर फील्ड में उन्होंने मतलब फेलियर अपना साबित किया है, चाहे वो एनर्जी का सेक्टर हो, चाहे पेट्रोल का सेक्टर हो, चाहे गैस का सेक्टर हो। मतलब आप गिनते जाएं, उनकी नाकामियां आपको सामने नजर आएंगी। और जिस तरह की महंगाई पूरे मुल्क में है, वो तो मतलब रिकॉर्ड तोड़ है। 70 साल में इतनी महंगाई नहीं हुई। ये बिल्कुल जो भी बातें करते हैं इनके वज़रा मुसलसल गलत बयानी से काम लेते हैं, और झूठ इतना बोलते हैं कि सच लगने। लेकिन शेख साहब ये है यहाँ पर कि जो खुदकार महंगाई है, जो हुकूमत की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से रेट तय किए गए हैं, निर्ख तय किए गए हैं, उसमें मनमाना इजाफा करना है। सिंध में ये भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। प्राइस कंट्रोल के महकमे तो सिंध हुकूमत के पास हैं। आपके सूबे में महंगाई पर तो आप ही जवाबदेह होंगे। सिंध में महंगाई का इल्ज़ाम आप वफाकी हुकूमत पर कैसे लगा सकते हैं कि जब वहाँ पर दूध का मसला ही आप लोग हल नहीं कर पा रहे हैं? सरकारी रेट कुछ हैं, किसी और रेट के ऊपर बेचा जा रहा है।
देखिए जी, ये बिल्कुल सूबाई हुकूमतों के ज़ेर असर प्राइस कंट्रोल के मेकैनिज़्म होता है और सिंध गवर्नमेंट भरपूर उसमें हिस्सा लेती है। वज़ीर आला ने खुद मीटिंग्स की हैं इसकी, डिप्टी कमिश्नर्स और जो फूड डिपार्टमेंट के लोग हैं वो उसको ज़िला इंतज़ामिया के लोग हैं उस पर काम करें। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, अगर पेट्रोल महंगा हो जाएगा और जिस अंदाज से महंगा होगा जिन्होंने किया है, सरकारी रेट भी बढ़ेंगे। 150 से के करीब लीटर जब होगा या बल्कि उससे भी ज़्यादा होगा आजकल, और उसके अलावा जब बिजली महंगी होगी, हर दूसरे दिन रोज़ाना की बुनियाद पर बिजली महंगी करेंगे, गैस तो है ही नहीं, तो मतलब लाजमी तौर पर ट्रांसपोर्ट महंगी होगी और बकाया चीज़ें और उनकी प्रोडक्शन की कॉस्ट महंगी होगी। जब वो महंगी होगी तो मतलब आप सस्ती चीज़ें किस तरह कर सकते हैं? तो मतलब आप कंट्रोल किस, एक चीज़ आदमी को मतलब उस कीमत में पड़ती नहीं है जो कि मतलब ये कहते हैं कि उस पर मतलब उसकी कीमत मुकर्रर करें, तो कैसे हो सकता है? तो ये मतलब महंगाई का जो इल्ज़ाम इन पे लगता है वो इसी बुनियादों पे लगता है कि इन्होंने तमाम चीज़ें महंगी कर ली हैं। गंदम बाहर से महंगी मंगवाई, CNG बाहर से महंगी मंगवाई, लाजमी लोगों को महंगी मिलेगी और ट्रांसपोर्ट महंगी होगी तो हर चीज़ में महंगाई ज़रूर आएगी, और जो कि आई है। और ये इसीलिए उन पर इल्ज़ाम लगता है जब एक चीज़ ही महंगी मार्केट में आएगी तो फिर आम दुकानदार किस तरह उस पर काबू कर सकते हैं। लेकिन फिर भी सिंध हुकूमत ने अपना भरपूर किरदार अदा किया है और मतलब सिंध में चीज़ें फिर भी निस्बतन पंजाब से और KP से सस्ती है। से गुज़श्ता माह खबरदार भी किया था आपने, वफाकी हुकूमती पॉलिसीज़ के बायस तवानाई बहरान सर उठा सकता है और आज वैसा होता में नज़र भी आ रहा है। आवाम को सर्दियों में गैस बहरान से कैसे बचाया जा सकता है, कोई हल है? देखिए जी, हमने तजावीज़ बार बार दी हैं इनको। हमने तो पहले ही इतला की थी, पाकिस्तान के अवाम को मुतना किया था कि शदीद बहरान आ रहा है, और क्योंकि इनकी नाकाम पॉलिसियाँ थी, इन्होंने इनसे तो मतलब इतना नहीं बन सका कि ये मतलब अगर शॉर्टेज थी तो ये बाहर से मंगा सकते, और ये बाहर से मंगाने का भी इनकी अहलियत नहीं है या कोई और वजह थी जिसकी वजह से ये महंगी CNG मंगाना चाहते थे, जो कि उन्होंने अभी मंगाने की कोशिश की है कि जो दुनिया में सबसे महंगी तरीन CNG है, $30-32 की जो है उनका यूनिट, जो उनका MMBTU है, वो उन्होंने मंगवाई है, बाहर से इंपोर्ट की है। तो मतलब या तो उनके अल्टीरियर मोटिव्स थे या फिर इनकी नाकामी है, इनकी मतलब इनको समझ नहीं है कि मतलब चीज़ें करेंगी, क्योंकि वो बहरान अब आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वजह से इन्होंने बहुत महंगी CNG ख़रीदने की कोशिश की है, फिर भी वो डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे। और ये इस दफ़ा भी मतलब इनका तकरीबन 33 साल हो गए हैं मुसलसल ये बहरान से गुजर रहा है। इन्होंने तो गर्मियों में भी शॉर्टेज कर दी थी गैस की, उसको ही मैनेज नहीं कर सके, और ये बार बार इल्ज़ाम लगाते हैं दूसरों पर। भाई 3 साल से तो आपके पास निज़ाम है, तो आप लोगों ने क्या किया? आपका तो रिकॉर्ड इतना ख़राब है कि दुनिया की कंपनियां इनके टेंडर्स को बिड ही नहीं करती। ठीक है शेख साहब, ये भी बता दीजिएगा कि पीपल्स पार्टी इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से किस हद तक फोकस कर रही है, और हुकूमती जो मौक़िफ़ है आपको कोई दुरुस्त लग रहा है या किस हद तक दुरुस्त लग रहा है, कौन सी बातें दुरुस्त लग रही हैं, और कोई तजावीज़ हैं पीपल्स पार्टी की कि इलेक्शन को शफाफ कैसे बनाया जाए? देखिए जी, इस्लाहात तभी आती हैं जब सब पार्टियां हुकूमत और अपोजिशन बैठ के आपस में चीज़ें तय करते हैं। सही है। और फिर मशावरत के बाद फैसला होता है, कुछ गिव एंड टेक होती है और मतलब उसमें तरमीमें करके चीज़ों को मतलब मंजूर किया जाता है। लेकिन यहाँ तो सूरत हाल ये है कि ये बैठने को ही तैयार नहीं है। वज़ीर आज़म साहब किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं है। जब बात करते हैं कि तो ये जो चोर हैं तो उन्होंने ये कर लिया, उन्होंने ख़जाना, भाई आप वापस भी नहीं ला सके ख़जाने जो आप क्लेम करते थे। आप लोगों के साथ बैठने को भी तैयार नहीं है। आपके साथ जो आईनी और जो कानूनी मशावरतें करनी थी आपकी चेयरमैन नैब और इस तरह की बाकी इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स के हवाले से, वो भी आप नहीं कर रहे। तो मतलब जब आप मशावरत ही नहीं करेंगे तो मतलब इस्लाह तो आ ही नहीं सकती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिल्कुल जहाँ जहाँ ज़रूरत है इलेक्शन रिफॉर्म्स जो भी ज़रूरत होती है वक्त आने वाले पिछले इलेक्शन के अपना तजुर्बात सामने रख के ज़रूर उसमें हम चाहते हैं कि हो, और पीपल्स पार्टी इस बात की हामी है। लेकिन जो भी हो मशावरत के साथ हो, जो कि ये PTI की गवर्नमेंट नहीं करना चाहती। ये अपना वन वे बुलडोज करना चाहते हैं। ठीक है। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और बड़ा अहम मामला इसके अंदर इकरा यही है कि जब आप कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हुआ तो महंगाई हो रही है, जब ये जवाब वफाकी हुकूमत दे रही है तो फिर सिंध हुकूमत को ये बात समझ नहीं आ रही है या अपोजिशन को ये बात समझ नहीं आ रही है। और जब आप ये मौक़िफ़ अपना रहे हैं तो भाई सरकारी निर्ख आपके कुछ और हैं, बेचा किसी और निर्ख पे जा रहा है, तो फिर प्राइस कंट्रोल कमेटियां क्या कह रही हैं? लेकिन असल क्वेश्चन यहाँ पर है, असल क्वेश्चन ये भी है। लेकिन फिर हमसे बात आती है कि आखिर मामलत कब हल होंगे? जब एक टेबल बैठेंगे, जब मुशावरत जब तक नहीं होगी तब तक ये चीज़ें बेहतर नहीं होगी। खैर हम आगे बढ़ते हैं, आपको हम लेकर चलते हैं सखर में एशिया की
मीठे पानी की सबसे बड़ी मछली मार्केट में, जहाँ मौसम सरमा की शुरुआत के साथ ही मुख्तलिफ इक़साम की मछलियाँ फ़रोख्त के लिए सज गई हैं। हाँ जी, और ये मछलियों का जी मौसम आ गया और इस वक्त मछली मार्केट में मौजूद हैं सज्जाद पाशा जी। सज्जाद, बताइएगा कि मछली अपने जायके की वजह से खासी मशहूर भी है, कौन कौन सी मशहूर मछलियाँ वैसे सक्खर में? जी बिल्कुल हमज़ा, इकरा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सक्खर की मछली मार्केट में। हमारे बहुत सारे नाजरीन को शायद ये पता नहीं होगा कि सक्खर की मछली मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली मार्केट है, जहाँ मौसम सरमा की आगाज़ के साथ ही जो है वो मुख्तलिफ़ इक़साम की खूबसूरत मछलियाँ फ़रोख्त के लिए सजा दी गई हैं। यहाँ पर जो है वो ना सिर्फ सक्खर और गिरदोनवा बल्कि करीबी अज़ला के निजी फ़िश फार्म और दरियाए सिंध से जो है वो रोज़ाना की बुनियादों पर हज़ारों टन मछली लाई जाती है, जिनमें जो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल यहाँ की मशहूर मछली है वो डमरा मछली है। इसके अलावा 20 से ज़ायद इक़साम की मछलियाँ जो हैं वो यहाँ लाई जाती हैं, जिनमें सोल, सिंगाड़ा, मल्ली और पापलेट मछलियाँ हैं। यहाँ पर जो है वो ना सिर्फ चारों सूबों से व्यापारी आते हैं बल्कि अफ़गानिस्तान के ताजिर भी जो हैं वो यहाँ से मछली ख़रीद कर लेके जाते हैं और अपने शहरों में फ़रोख्त करते हैं। इसके अलावा यहाँ की मछली जो है वो पैक करके ना सिर्फ सिंध, पंजाब, सरहद, बलूचिस्तान बल्कि अफ़गानिस्तान और दीगर ममालिक में भी जो है वो सप्लाई की जाती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि करोड़ों का रेवेन्यू देने वाली ये मार्केट जो है वो इंतज़ामिया की अदम तवज्जही का शिकार है। मछली मार्केट में जगह जगह जो है वो गंदगी और कचरे के ढेर हैं। यहाँ के ताजिरों से हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि मुतअद्दिद बार इंतज़ामिया को जो है वो सफाई सुथराई के हवाले से जो है वो इक़दाम करने के लिए कहा गया है, और अगर मछली मार्केट में सहूलियात को यकीनी बनाया जाए तो ये मछली मार्केट जो है वो मज़ीद जो है वो मुनाफा बख्श मार्केट साबित होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सज्जाद पाशा, आप हमें जो है मछली मार्केट की सैर भी उन्होंने कराई है। अच्छा हमज़ा, उसको देख के मछलियों को, हालांकि कच्ची मछलियों की लोग कहते हैं स्मेल होती है, लेकिन मुझे उनको देख के मुँह में पानी आ रहा था, इसलिए क्योंकि मेरे आंखों के सामने ग्रिल आ रही थी फिश तो एक स्टेप आगे चल रही थी, मैं 2-3 स्टेप आगे चल रही थी तो मैं ग्रिल फिश की मेरे माइंड में इस टाइम चल रहा था, तो मुँह में पे पानी आ रहा था। लेकिन दरिया से मतलब कि कुदरती तौर पर ग्रिल्ड मछली क्यों नहीं मिलती है ना? बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, हमें करनी पड़ी, मेहनत खुद करनी पड़ती है। अच्छा, अब वीकेंड भी है तो लोगों को मेरा ख्याल है कि एक मिल गया वीकेंड में हम क्या कर सकते हैं खाने पीने में, तो मेरा ख्याल है ये अच्छी ऑप्शन है। पॉइंट्स पे रश लगना शुरू हो गया। बिल्कुल, और फिर मछली घर में लेके आएँ, घर में बनाएं और घर में खाएं, बेहतरीन सा मसाला लगवाएं उस खाला से जिस खाला को सबसे अच्छा मसाला लगाना आता है। ये भी बात सही है, खैर ऐसे ही हो रहा था। हम अब आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे वज़ारत तिजारत के मरतकब करदा जो अदाद-ओ-शुमार है उनकी भी। पाकिस्तान के 8 शोबों बशमूल वैल्यू एडिड टेक्सटाइल की बरामदात में रवा माली साल के 4 महीनों में 1 साल पहले की इसी मुद्दत के मुकाबले में 28.67% इजाफा देखा गया। हमजा, हाँ जी, और दूसरी तरफ वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि 3 साल में पाकिस्तान के कर्ज़ों में 16,000 अरब का इजाफा हुआ है, जिसके बाद मुल्क का कुल कर्ज 41,000 अरब तक पहुँच गया है। और इसके साथ साथ इंटरबैंक में डॉलर का भाव कल भी 1 रुपया 54 पैसे बढ़ा और गुज़श्ता रोज़ इंटरबैंक में कारोबार के अख्ताम पर 1 अमरीकी डॉलर का जो भाव था, जो कदर थी, वो 175 रुपये 73 पैसे तक। रवा हफ्ते इंटरबैंक में डॉलर की कदर 5 रुपये 72 पैसे बढ़ी, जबकि रवा माली साल 1 जुलाई से 12 नवंबर तक डॉलर इंटरबैंक में 18 रुपये 19 पैसे महंगा हुआ है। ये सारी सूरत हाल है, इस पर हम बात करेंगे। माहिर मौशर डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर सलमान। ये बताइएगा कि पाकिस्तान के 8 शोबों बशमूल वैल्यू एडिड टेक्सटाइल की बरामदात में रवा माली साल के 4 महीनों में 1 साल पहले की इसी मुद्दत के मुकाबले में 28.67% इजाफा देखा गया। जो दादोशुमार आपके सामने रखे हैं, कितने हौसला अफजा हैं? देखें, जब भी आपकी एक एक्सचेंज रेट की जब आप एडजस्टमेंट्स करते हैं, और जिस तरह से पाकिस्तान में एक मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पे गए हैं, तो उसके इम्पैक्ट्स जो हैं डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट टाइम फ्रेम में पड़ते हैं। अब एक्सपोर्ट्स में हमें ये अब रुपए की वैल्यू गिरने से एक्सपोर्ट्स में कम्पिटिटिवनेस डेफिनेटली आई है, लेकिन क्योंकि एक्सपोर्ट्स में आप एक किस्म की अपनी कैपेसिटी पे थे, तो आपको अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ा। जब आप कैपेसिटी बढ़ाते हैं तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। तो आई थिंक ओवर द लास्ट 7-8 महीने से खासी कैपेसिटी बढ़ रही है, और वो आहिस्ता आहिस्ता कैपेसिटी जो है वो अब ऑनलाइन आ रही है, और उसकी वजह से एक आप देख रहे हैं कि ये
पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक खासी बॉयंसी है, और इसमें जो हाई वैल्यू एडेड आइटम्स हैं उनमें भी तेज़ी है। और दूसरा इसका फैक्टर ये है कि हमारे हमने कोरोना के ऊपर बेहतर तरीके से मैनेज किया, जिसकी वजह से हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बंद नहीं हुई। और थोड़ी देर के लिए पड़ा था, लॉकडाउन हुए थे, लेकिन बड़ी जल्दी उसको रिवाइव किया गया, और उसकी वजह से हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग की जो फैसिलिटीज़ थी वो काम करती रहीं, उन्होंने ऑर्डर्स भी लिए। अब इंटरनेशनली लॉजिस्टिक्स में प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि हमारी जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ हैं पूरी दुनिया में, उनमें बहुत ज़्यादा किराए बढ़ गए हैं, उसकी वजह से प्रेशर है डेफिनेटली। लेकिन आई थिंक कि इन हालात में इतनी अच्छी ग्रोथ जो है ये बहुत हौसला अफजा है, और इसी तरह अगर ये चलती रही और दूसरी तरफ हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो थोड़ी सी काबू में आ गई, और फिर हम इंशाल्लाह इस दलदल से निकलना शुरू होंगे। ठीक है डॉक्टर सलमान शाह साहब, ये भी फरमाइएगा कि तनकीद करने वाले ये तनकीद कर रहे हैं कि सिर्फ टेक्सटाइल के शोबे के ऊपर अगर आप इतनी इनायतें करेंगे, इतनी कोशिश कर रहे होंगे टेक्सटाइल के शोबे के लिए, तो बाकी शोबों के ऊपर भी कुछ ऐसी नज़र करें। सिर्फ टेक्सटाइल ही अगर ग्रो करती रहेगी और बाकी शोबे नहीं ग्रो कर रहे होंगे तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये तनकीद आप समझते हैं कि दुरुस्त है? देखिए, एक बात ये है कि इस वक्त हमें एक्सपोर्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी, और जो हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो टेक्सटाइल है, और वो एक इंडस्ट्री है जिससे आपको इमीडिएटली बेनिफिट मिल सकता है, और इस स्केल का बेनिफिट मिल सकता है कि आपकी जो करंट अकाउंट डेफिसिट में फ़र्क डाल सके। सो आई थिंक कि इम्पोर्टेंस जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा है, और दूसरी इंडस्ट्रीज़ की भी है। मसलन अगर सियालकोट में हम सर्जिकल गुड्स को देखते हैं, और सर्जिकल गुड्स की एक्सपोर्ट्स भी होती हैं, उनको बिल्कुल फैसिलिटेट होना चाहिए, बट उनमें भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। इस वक्त हमारी जो जैसे टेक्सटाइल में इन्वेस्टमेंट हुई है, पिछले जो प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक ने, अपने स्टेट बैंक ने दिया था, उसमें टेक्सटाइल वालों खासा इन्वेस्ट किया। बाकी जो लोग हैं, बाकी इंडस्ट्री ने उस तरह से इन्वेस्ट अभी नहीं किया, वहाँ भी हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। सो बेसिकली जितनी भी ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं, इसमें 2-3 एलिमेंट्स हैं। एक तो हुकूमत की सपोर्ट बहुत एसेंशियल है, दूसरी ये है कि उनको इन्वेस्टमेंट करने की बहुत ज़रूरत है, और अपनी अपग्रेडेशन करनी, कैपेसिटी को इंक्रीज करना, क्वालिटी को बेहतर करना, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका है। दुनिया में खासी डिसरप्शन हुई है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा डॉक्टर सलमान शाह साहब, अगर हम बात करें 3 साल में पाकिस्तान के कर्जों में 16,000 अरब का इजाफा हुआ है, जिसके बाद मुल्क का कुल कर्ज जो है वो 41,000 अरब तक पहुंच गया है। इस सारे मामले के बाद मईशत पर इसके क्या असरात होंगे? देखें, ये अगर आप देखें IMF के प्रोग्राम में भी जो प्रोजेक्शन की जाती हैं, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारा बैरून मुल्क कर्जे इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और ये एक कानून हमने बनाया था कि ये हमारी GDP के हजूम से 60% पे ओवरऑल कर्जे होंगे, और इसके अलावा जो फ़ॉरेन कर्जे हैं उनके ऊपर भी बंदिश की गई थी कि फ़ॉरेन कर्जे भी आप नहीं इतने ज़्यादा ले सकते। अनफॉर्चुनेटली हमने उस कानून की खिलाफ वर्जी की, और हमारा जो कर्ज़ों का हजूम है वो तकरीबन 90% के पास पहुंचा हुआ है, और हमारे बैरून मुल्क के कर्जे आप देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से तकरीबन 100 अरब डॉलर के करीब हैं। और 100 अरब डॉलर का मतलब है कि उसका जो सूद है उसको भी पे करने के लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, और क्योंकि आपके पास डॉलर्स नहीं हैं तो वो आपको और कर्जे लेने पड़ते हैं उसको पे करने के लिए। दूसरी बात ये है कि जब आप उन कर्जों को वापस करने जाते हैं उसका भी आपके पास पैसा नहीं होता, और उस मतलब ये है कि उसको आपने नए कर्जे लेके पुराने कर्जे को रिटायर करना है, लेकिन नए को देने के लिए आपको इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स में सपोर्ट चाहिए, और वो सपोर्ट है वो IMF के जरिए आती है। अगर IMF आपकी पुश से हट जाए
तो फिर वो कर्जे हम रीफाइनेंस नहीं कर पाएंगे और उसकी वजह से हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। इसलिए हमारे मुल्क की इकॉनमी जो है ये शदीद एक किस्म का इंटेंसिव केयर यूनिट में है और इस आपको बिल्कुल ठीक है। हमारी जो मईशत है इस वक्त आईसीयू में है, ये कहना है डॉक्टर सलमान शाह साहब का। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे से डॉक्टर साहब आप बात कर रहे थे और मईशत के हवाले से, ख़ास तौर पे टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से वो कहते हैं कि बहुत खुशाइंद है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो टेक्सटाइल के शोबे में कर रहे होते हैं, तो ये बड़ी खुशाइंद है। लेकिन बाकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन पर भी हमारी नज़र होनी चाहिए और वहाँ पर भी इन्वेस्टर्स आने चाहिए। हम एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे